दोस्तों नमस्कार। आपके अपने चैनल घटना चेक नॉलेज पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर उपस्थित हैं जो हमारी श्रृंखला चल रही थी 95 क्वेश्चन की भारत की कृषि, सिंचाई एवं पशुपालन से संबंधित जिन प्रश्नों पर हम पिछली क्लास में चर्चा की थी उसी का अगला पार्ट हमारा है, पार्ट 2। तो इन प्रश्नों को आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पिछली क्लास में हमने किया था और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे और विद सॉल्यूशन और इमेज के द्वारा हमने समझा था। तो पढ़ते हैं आज उसके आगे 11 नंबर प्रश्न से। और इस क्लास को आप किसी भी एग्जाम के लिए ले सकते हैं, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? ए सरसों, बी जौ, सी चना, डी ये सभी। तो इसमें रबी की फसल पूछी जा रही है, तो रबी की फसल में सरसों हो जाएगा, जौ भी आता है, चना भी आता है। तो इस प्रकार अगर देखें यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, सरसों है, गेहूं है और इसी के साथ में ऐसा ही सेम जौ भी होता है। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी ये सभी। आगे बढ़ते हैं, इसके देखते हैं सलूशन को एक बार। रबी की फसल सामान्यतः अक्टूबर नवंबर के महीने में बोई जाती है। इन फसलों की बुआई के समय के कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। उदाहरण के तौर पर गेहूं, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर व सरसों रबी की प्रमुख फसलें मानी जाती हैं। तो यहाँ पर जितने भी रबी की फसलें हैं उनको मुख्य रूप से जो बोई जाती हैं उनको हमने देखा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यह प्रश्न पूछे जाते हैं तो इन प्रश्नों पर पूरे प्रश्न को याद रहे न रहे, यहाँ से इतना आपको जरूर याद रहे। गेहूँ, रबी की फसलों में गेहूँ, जौ, आलू, चना, मसूर, अलसी, मटर, सरसों की रबी की प्रमुख फसलें हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप जरूर याद रखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन रबी की फसल नहीं है? ए जौ, बी गेहूं, सी मूंगफली, डी सरसों। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा अभी कि यहाँ पर हमारा जौ रबी की फसल है, गेहूं रबी की फसल है, सरसों रबी की फसल है। तो कौन सा हो जाएगा हमारा सही उत्तर? हो जाएगा हमारा सी मूंगफली, यह रबी की फसल नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि में शून्य जुताई का या के क्या लाभ हैं? तो देखते हैं ऑप्शन के अनुसार इस प्रश्न को हम। पहला कथन दिया है, पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। नंबर 2, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। नंबर 3, मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर की बात करें तो देखते हैं कौन सा सही होगा। बिना फसल की अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुआई संभव है। तो बिल्कुल संभव है। धान की हम जो इसके पहले गेहूं बुआई के पहले जो हम धान की फसल बोते हैं उसको काट कर हम सीधे गेहूं की बुआई कर सकते हैं। तो यह बिना फसल जलाए हो जाएगा, संभव हो जाएगा। चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण। तो धान की नर्सरी बनाए बिना धान को भी नम मृदा में सीधे रोपण संभव है, यह भी संभव हो जाएगा। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है, तो यह भी संभव हो जाएगा।
तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखिए हो जाएगा हमारा डी। 1, 2, 3 तीनों सही हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कपास के रेशे प्राप्त होते हैं ए पर्ण से, बी बीज से, सी तने से, डी मूल से। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा बी बीज से। कपास के रेशे बीज से प्राप्त होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बीज से ही यह कपास निकल रहा है और पौधों में ही यह निकलने लगता है, इसको तोड़ा जाता है। देखते हैं इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कपास रेशे वाली फसल है। यह कपड़े तैयार करने का नैसर्गिक रेशा है। मध्य प्रदेश में कपास सिंचित एवं असिंचित दोनों प्रकार के क्षेत्रों में लगाया जाता है। प्रदेश में कपास फसल का क्षेत्र 7.06 लाख हेक्टेयर था तथा उपज 426.2 किलोग्राम लिंट है। और गुजरात की बात करें हैं, गुजरात कपास का सबसे बड़ा उत्पादक है। कपास सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसलों में से एक है और कुल वैश्विक रेशा उत्पादन का लगभग 25% है। तमिलनाडु और ओडिशा राज्यों में भी कपास उगाई जाती है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, झूम कृषि से संबंधित है। तो क्या संबंधित है देखते हैं। ए छत खेती, बी सीढ़ी नुमा खेती, सी स्थानांतरण कृषि, डी जामुन की खेती। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी स्थानांतरण खेती। तो यहाँ पर सबसे पहले देख रहे हैं स्लैश एंड बर्न फार्मिंग। तो यहाँ पर फसलों को पहले या जंगलों को एक बार जलाया जाता है, फिर वह जब जल जाती है, पूरी तरीके से साफ हो जाती है, तो वहाँ पर कृषि की जाती है और उसके बाद में यह फसल तैयार हो जाती है। देखते हैं और इसके बारे में महत्वपूर्ण जानकारी जो भी है हमारे पास। यह झूम कृषि एक आदिम प्रकार की कृषि है जिसमें पहले वृक्षों तथा वनस्पतियों को काट कर उन्हें जला दिया जाता है और साफ की गई भूमि को पुराने उपकरणों यानी कि लकड़ी के हलों आदि से जुताई करके बीज बो दिए जाते हैं। कुछ वर्षों तक, प्रायः 2 या 3 वर्ष तक, जब तक मिट्टी में उर्वरता विद्यमान रहती है, इस भूमि पर खेती की जाती है। इसके पश्चात इस भूमि को छोड़ दिया जाता है जिस पर पुनः पेड़ पौधे उग जाते हैं। अब अन्यत्र जंगली भूमि को साफ करके कृषि के लिए नई भूमि प्राप्त की जाती है और उस पर भी कुछ ही वर्ष तक खेती की जाती है। देखते हैं और आगे थोड़ा सा। इस प्रकार यह एक स्थानांतरणशील कृषि है जिसमें थोड़े थोड़े समय के अंतर पर खेत बदलते रहते हैं। भारत की पूर्वोत्तर पहाड़ियों में आदिम जातियों द्वारा की जाने वाली इस प्रकार की कृषि को झूम कृषि कहते हैं। इस प्रकार की स्थानांतरण कृषि को श्रीलंका में चेना, हिंदेशिया में लद्दाख और रोडेशिया में लिम्फा कहते हैं। अक्सर यह दावा किया जाता है कि झूम के कारण क्षेत्र के बहुमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर झूम कृषि के बारे में हमने संपूर्ण जानकारी ले ली। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय बीज अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। ए वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी नासिक महाराष्ट्र, सी रांची छत्तीसगढ़, डी कोटा राजस्थान। तो यहाँ पर बात करें इसके सही उत्तर की तो हो जाएगा हमारा ए वाराणसी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। जहाँ पर
फसल बोने के लिए फसलों के बीजों का प्रशिक्षण किया जाता है और नए नए बीज तैयार किए जाते हैं शुद्ध रूप से, जिससे फसल में पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का चावल का कटोरा है। ए उत्तर पूर्वी क्षेत्र, बी कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र, बी सिंधु गंगा का मैदान, डी केरल और तमिलनाडु। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करें, भारत का चावल का कटोरा है, तो कौन सा क्षेत्र हो जाएगा? बी कृष्णा और गोदावरी नदी का डेल्टा क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं या इसके बारे में संपूर्ण और जानकारी लेते हैं। यहाँ पर दिया है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को भारत के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह देश में सबसे अधिक मात्रा में चावल का उत्पादन करता है। कृष्णा और गोदावरी नदियों का मुख्य डेल्टा आंध्र प्रदेश में है, जहां उत्पादन सबसे अधिक होता है, और इस राज्य को भारत के चावल का कटोरा राज्य भी कहा जाता है। देखते हैं और थोड़ा सा, यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन मिसप्रिंट हो गया है। तो यहाँ पर 19 नंबर क्वेश्चन था कि चीनी का कटोरा किस क्षेत्र को कहा जाता है, या सर्वाधिक गन्ना कहाँ पर भारत में कहाँ पर उत्पादित होता है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा ए उत्तर प्रदेश, और उसके बारे में हमने मुख्य जानकारी यहाँ पर लेकर आए हैं। तो देखते हैं उसके बारे में। हमारे देश में गन्ना प्रमुख रूप से नकदी फसल के रूप में उगाया जाता है, जिसकी खेती प्रति वर्ष लगभग 30 लाख हेक्टेयर भूमि में की जाती है। इस देश में औसत उपज 65.4 टन प्रति हेक्टेयर, जो कि काफ़ी कम है। यहाँ पर मुख्य रूप से गन्ना द्वारा ही चीनी व गुड़ बनाया जाता है। और देखते हैं थोड़ा सा, गन्ने की खेती किस राज्य में अधिक पाई जाती है? इस समय अधिकांश भारतीय राज्यों में गन्ना की खेती की जाती है। उत्तर प्रदेश देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल, देश में गन्ना क्षेत्रफल के लगभग 50% रखता है। उसके बाद महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, गुजरात, बिहार, हरियाणा एवं पंजाब हैं। बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? ए टमाटर उत्पादन से, बी झींगा उत्पादन से, सी मांस उत्पादन से, डी खाद्यान्न उत्पादन से। तो यहाँ पर अगर सही उत्तर देखें गुलाबी क्रांति संबंधित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा बी झींगा उत्पादन से। और यहाँ पर आप झींगा मछली को आप देख भी सकते हैं, यह किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति से। और देखते हैं इसके बारे में। गुलाबी क्रांति प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा गुलाबी क्रांति से संबंधित है। इसका उपयोग मांस और मुर्गी के प्रसंस्करण में तकनीकी क्रांति के लिए किया जाता है। इसका उपयोग देश में प्याज के उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लिखा है, भारत में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? ए मक्के का, बी चावल का, सी गेहूं का, डी ज्वार का। तो यहाँ पर बात करें इसके सही उत्तर की, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी चावल, यानी कि धान की फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। और यहाँ पर धान की फसल इसलिए नहीं लगाई क्योंकि यहाँ पर आप कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए कि आप गेहूं की फसल जो देखते हैं उसी वक्त गेहूं की फसल पर टिक मार देते हैं।
तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर देखते हैं गेहूं के बारे में थोड़ी सी और सी जानकारी ले लेते हैं। गेहूं की खेती के लिए समशीतोष्ण जलवायु की आवश्यकता होती है। इसकी खेती के लिए अनुकूल तापमान बुआई के समय 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड उपयुक्त माना जाता है। गेहूं की खेती मुख्यतः सिंचाई पर आधारित होती है। गेहूं की खेती के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम मानी जाती है, लेकिन इसकी खेती बलुई दोमट, भारी दोमट एवं मटियार तथा मार एवं काबर भूमि में पैदा होती है। और वो उसी स्थान पर धान की बात की जाए तो यह जून से जुलाई के महीने में बोया जाता है और नवंबर से दिसंबर के महीने में इसकी कटाई की जाती है। और धान की फसल के लिए मुख्यतः पानी की अधिक आवश्यकता होती है और तापमान 30 या 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर की जरूरत होती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है। ए हरियाणा, बी उत्तर प्रदेश, सी पंजाब, डी बिहार। यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा बी उत्तर प्रदेश। और यहाँ पर आप रबी की फसल देख रहे होंगे गेहूं की। देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। यह तो सेम अभी हमने बताया आपको। अगला प्रश्न है हमारा, कृषि फर्टिगेशन के लाभ हैं। नंबर 1, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। नंबर 2, रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। नंबर 3, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। नंबर 4, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है। कोट से दिया गया है कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है, तो इसमें कम से कम 3 हमारे सही, यानी कि 1 हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं। पहला, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है, बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2, रॉक फास्फेट और सभी अन्य फास्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है, तो हमारा दूसरा गलत हो जाएगा, संभव नहीं होगा। नंबर 3, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, बिल्कुल सही है। नंबर 4, रासायनिक पोषकों के निक्षालन में कमी संभव है, यह भी सही है। तो इस प्रकार हमारा 2 जहाँ पर है वहाँ पर काट देना है। तो पहले ऑप्शन में 2 है, कट जाएगा। यहाँ पर 2 है, कट जाएगा। और यहाँ पर 2 है, बिल्कुल कट जाएगा। तो हमारा बचेगा उत्तर सी, 1, 3 और 4। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला दिया है, पीली क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ए कृषि उत्पादन से, बी तिलहन उत्पादन से, सी मछली उत्पादन से, डी दलहन उत्पादन से। तो इसका सही उत्तर की बात करें, यहाँ पर हो जाएगा हमारा बी तिलहन उत्पादन से पीली क्रांति संबंधित है। जानते हैं और इसके बारे में थोड़ा सा। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। इसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना प्रारंभ की गई। तिलहन उत्पादन यानी कार्यक्रम में 23 राज्यों के 337 जिले शामिल हैं। इस क्रांति के परिणामस्वरूप भारत के खाद्य तेलों और तिलहन उत्पादन में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है। देखते हैं और थोड़ा सा आगे इसके बारे में।
पीली क्रांति हरित क्रांति की अगली कड़ी के रूप में यानी हरित क्रांति के द्वितीय चरण में विकास की योजना बनाई गई, जिसके अंतर्गत तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के लिए नवीन रणनीति अपनाई गई। दूसरे शब्दों में खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास की रणनीति को पीली क्रांति का नाम दिया गया। हमारे यहाँ तिलहन के अंतर्गत 9 प्रकार की निम्नलिखित बीज आते हैं, जैसे कि सरसों, तोरई या तोरिया, सोयाबीन, सूरजमुखी, अरंडी, अलसी, कुसुम्ब, मूंगफली, तिल एवं नाइजर। यह 9 प्रकार की फसलों के बीज आते हैं। देखते हैं और थोड़ा सा। भारतीय भोजन में प्रति व्यक्ति वसा एवं तेल की वार्षिक उपलब्धता केवल 6 किलोग्राम है, जबकि विश्व की उपलब्धता औसतन 18 किलोग्राम है। भारत में कुल कृषि उत्पादक क्षेत्र में लगभग 10% क्षेत्र में इसकी खेती की जाती है। देश के कुल कृषि उत्पाद का लगभग 10% भाग तिलहन फसलों से प्राप्त होता है। 60 के दशक तक भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर था, किंतु सिंचित क्षेत्र में कम प्रतिशत और मौसम की अनिश्चितता के कारण बढ़ती आबादी के साथ देश में तेलों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता कम होती गई, जबकि भारत की जलवायु तिलहन उत्पादन के सर्वथा उपयुक्त है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? ए. बाढ़ नियंत्रण से, बी. सिंचाई योजना से, सी. खाद्यान्न भंडारण से, डी. दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। तो आप सभी लोगों को पता होगा ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, जैसा कि आप यहाँ पर इमेज में देख भी रहे होंगे। यह दूध का गिलास है। 3 फेसेस ऑन ऑपरेशन फ्लड यानी कि OFI 1970 से 1981, फेज 2 1981 से 85 और ऑफ फेज 3 1987 से 96। तो इसका संबंध हो जाए मुख्यतः दुग्ध उत्पादन एवं वितरण से। देखते हैं इसके बारे में और जानकारी लेते हैं। भारत में 1970 में श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई। दुनिया के सबसे बड़े डेयरी विकास कार्यक्रम का नेतृत्व डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने किया। इस क्रांति को ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इसने दूध की कमी झेल रहे देश को दुनिया में सबसे ज़्यादा दुग्ध उत्पादन करने वाला देश बना दिया। और देखते हैं इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री महोदय ने कहा कि वर्ष 2022-23 के दौरान सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश था, जिसकी कुल दुग्ध उत्पादन में हिस्सेदारी 15.72% थी। इसके बाद राजस्थान 14.44%, मध्य प्रदेश 8.73%, गुजरात 7.49% और आंध्र प्रदेश 6.70% का स्थान था। यह रिपोर्ट 2022-23 की थी। इस रिपोर्ट के अनुसार यह बताया गया कि भारत में यदि राज्यों में प्रथम स्थान है तो वह उत्तर प्रदेश का है, और अभी 2021 के आसपास में यह प्रथम स्थान पर राजस्थान पहुंच गया था। फिर से पहले इसके उत्तर प्रदेश था, 2021 में राजस्थान हुआ, और उसके बाद में 22-23 के आंकड़े के अनुसार यह फिर से उत्तर प्रदेश हो गया है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न दिया है, भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन कट गया है। भारत में शुष्क भूमि खेती मुख्यतः उन क्षेत्रों तक सीमित है जहां वर्षा होती है। ए 100 सेंटीमीटर से कम, बी 85 सेंटीमीटर से कम, सी
80 सेंटीमीटर से कम, डी 75 सेंटीमीटर से कम। तो इसका सही उत्तर की बात करें यहाँ पर हो जाएगा हमारा डी 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ वर्षा होती है उस क्षेत्र को हम शुष्क भूमि के नाम से जानते हैं। जैसा कि आप यहाँ भारत का चित्र देख रहे होंगे कि यह जम्मू कश्मीर से होते हुए यह पूरे भारत का नक्शा है। सफ़ेद होने के कारण यह पूर्ण रूप से दिखाई नहीं दे रहा है। तो जैसा कि हिमाचल प्रदेश में देख रहे होंगे कि शुष्क भूमि का क्षेत्र कितने परसेंट है, यानी कि 38% नमी यहाँ पर दिख रही है। 60% नमी दिल्ली में। राजस्थान की बात करें तो यह 63% के आसपास, क्योंकि यह क्षेत्र बहुत ही भारी है। गुजरात का देख रहे होंगे यह 51%, 51 से 52%। महाराष्ट्र में 43%, गोवा में 50% शुष्क भूमि क्षेत्र, कर्नाटक में 36%, झारखंड में 67%, नागालैंड में 47%, त्रिपुरा में 31 से 41। तो इस प्रकार शुष्क भूमि का क्षेत्र होता है, यानी कि 75 सेंटीमीटर से कम जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर शुष्क भूमि क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, या इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी और ले लेते हैं। शुष्क भूमि में पानी की कमी होती है जो प्राकृतिक और प्रबंधित पारिस्थितिकी तंत्र दोनों को प्रभावित करती है और पशुधन के साथ साथ फसलों, लकड़ी, चारा और अन्य पौधों के उत्पादन को बाधित करती है और पर्यावरणीय सेवाओं के वितरण को प्रभावित करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है, तो कौन सी फसल है जो वर्ष भर बोई जाती है? ए उड़द, बी गेहूँ, सी राई, डी मक्का। तो यहाँ पर इसके सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा डी मक्का। यह फसल वर्ष भर बोई जाती है, किसी भी महीने में बोई जाती है और यह मोटे अनाज के अंतर्गत आता है, बाजरा और मक्का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनिए। एक तरफ नदी है, एक तरफ बांध। दुल्हस्ती बांध, चंबल। बी गांधी सागर, चिनाब। सी उकाऊ उकाई या तापी। डी तवा और तवा। तो किस पर कौन सा बना है हमको मिलान करना है। तो तवा नदी तवा बांध पर, यानी कि तवा बांध पर तवा नदी पर तवा बांध बना है, यानी कि 4 का तो 4 होगा। यह डी में सभी 4 हैं। और बात करें दुल्हस्ती की, तो दुल्हस्ती बांध चिनाब नदी पर बना है, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। गांधी सागर की बात करें तो गांधी सागर हो जाएगा चंबल नदी पर। उकाई परियोजना सी का 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार अगर ऑप्शन देखें तो हमारा निकल कर आ जाएगा ए का 2, बी का 1, सी का 3 और डी का 4। तो हमारा उत्तर निकल कर आ जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक क्षेत्र में जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल, किसकी खेती अभीष्ट होगी? ए सन, बी कपास, सी चाय, डी मक्का। तो यहाँ पर अगर सही उत्तर की बात करें तो हो जाएगा हमारा सी चाय की खेती की जाएगी, जहाँ पर वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और ढलाव पहाड़ी स्थल हो, जो पानी तुरंत बरसे और तुरंत नीचे चला जाए। जहाँ पर जल भराव नहीं होता वहाँ पर चाय की खेती की जाती है पहाड़ों पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, भारत के कुल कृषित भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर खाद्यान्न फसलें उगाई जाती हैं?
ए 55%, बी 65%, सी 75%, डी 85%। तो इसका सही उत्तर यहाँ पर देखें तो हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार डी, सॉरी डी नहीं होगा, यह सी होगा 75%। देखते हैं इसके सॉल्यूशन को। भारत में खाद्यान्न फसल के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र का 64.32% क्षेत्र है, जबकि इसका कुल फसल उत्पादन में लगभग 70% का योगदान करता है। 70 से 75% होता है, क्योंकि ऑप्शन में 70 नहीं दिया गया है तो हम 75% का ऑप्शन का उपयोग करेंगे। तो वहाँ पर सही उत्तर हमारा 75 था और यहाँ पर 70 दिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी लोगों ने इस वीडियो को अंत तक देखा होगा और क्लास को लाइक कर दिया होगा, और अभी तक यदि लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को लोगों तक शेयर भी कर दें। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को क्लास अच्छी लगी है, और अच्छी लगी तो प्लीज़ आप सभी लोग एक एक कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह क्लास कैसे लगी। तो मिलते हैं फिर इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।